Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. As you know, we have started the 11th chapter from Home Science Class 12th, and the name of this chapter is Design for Fabric and Apparel. And this video is going to be part 4th of this chapter. So अगर आपने अभी तक पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कलर के बारे में पढ़ लिया था कि कलर क्या होते हैं, कलर स्कीम क्या होती है, कलर व्हील क्या होता है। और आज हम पढ़ेंगे टेक्सचर के बारे में। देखो, मैंने पहले बताया था आपको कि एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिसमें होता है कलर, टेक्सचर, लाइन एंड शेप। तो कलर हमने पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे टेक्सचर के बारे में। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉपिक जिसका नाम है टेक्सचर। Texture is the sensory impression of sight at touch and refers to the tactile and visual qualities of the material. Each material has a distinctive texture, whether textile or otherwise. देखो, जो हमारा टेक्सचर होता है वो क्या होता है? उसको हिंदी में हम बोलते हैं बनावट। ठीक है, हम छू के, देख के किसी भी मटेरियल की बनावट को, टेक्सचर को समझ सकते हैं। ठीक है, और हर मटेरियल का अपना एक टेक्सचर होता है, चाहे हम टेक्सटाइल में बात करें, कपड़े की बात करें या किसी अदर मटेरियल की बात करें, हर मटेरियल का अपनी एक टेक्सचर होती है, अपनी एक बुनावट होती है। ठीक है, टेक्सचर कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ, देखो, कपड़े के टेक्सचर को 3 तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। सबसे पहला तो है हाउ इट लुक्स, कपड़ा देखने में कैसा है, शाइनी है, डल है, ओपिक है, डेंस है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ग्लॉसी है। उसके बाद आप देखोगे कि कपड़ा बिहेव कैसे करता है, मतलब जब आप कपड़ा पहनते हो तो आपकी बॉडी पे वो कपड़ा कैसे बिहेव करता है। कहीं कपड़ा लटक तो नहीं ना रहा, कहीं कपड़ा बहुत ज़्यादा चिपकने वाला तो नहीं ना है, बहुत ज़्यादा कह सकते हो ढीला तो नहीं है। तो उसको कहते हैं कि कैसा कपड़ा बिहेव कर रहा है। उसके बाद है हाउ इट फील्स, जब आप पहनते हो तो आपको फील कैसे होता है कपड़ा। कपड़ा आपको खुरदुरा लगता है, चिकना लगता है, आपको हराश लगता है, रफ लगता है या स्मूथ लगता है। कभी कभी कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कटीले लगते हैं, जो थोड़े कोर्स लगते हैं, यानी कि थोड़े खुरदुरे लगते हैं, तो उनकी बात की जा रही है। ठीक है, तो हर फैब्रिक के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं जिनको देख के हम पता कर सकते हैं कि फैब्रिक का टेक्सचर कैसा है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बेसिकली हम टेक्सचर को पता करने के लिए ध्यान में रखते हैं। इन द चैप्टर फैब्रिक अराउंड अस ऑफ द क्लास 11th book, we learned that it is mainly the textile material that bring texture in our daily life. You may also recall the factors which determine the texture in textile materials. देखो, 11th में एक चैप्टर था जिसका नाम था फैब्रिक अराउंड अस। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे टेक्सटाइल मटेरियल होते हैं उनसे ही हमारी जो डेली लाइफ के टेक्सचर होते हैं, डेली लाइफ को एक रूप मिल जाता है। मतलब हमारा जो भी हम जैसे दिखते हैं वो बहुत ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है? कपड़ों पे डिपेंड करता है कि हमने कैसा कपड़ा पहना है। ठीक है, या कैसा कपड़ा हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम अपनी डेली लाइफ में हम फैब्रिक को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कपड़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कपड़े की टेक्सचर को बताते हैं, बुनावट को बताते हैं। तो सबसे पहले है फाइबर कंटेंट, कि जो हम फाइबर कपड़ा बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो फाइबर कैसा है, नेचुरल है या मैन मेड है, उसकी लेंथ कैसी है, उसका जो करेक्टरिस्टिक है। कुछ हर फाइबर की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो उस फाइबर की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, क्योंकि जैसा हमारा फाइबर रहेगा उससे वैसा ही यार्न बनेगा, फिर उससे वैसा ही फैब्रिक बनेगा। ठीक है, फिर है यार्न प्रोसेसिंग एंड यार्न टाइप। फिर आपने फाइबर के बारे में जान लिया, फिर आप देखोगे कि यार्न कैसे बना है और यार्न किस टाइप का है। ठीक है, यार्न को किस मेथड से प्रोसेस किया गया है, किस मेथड से बनाया गया है, यार्न को कैसे ट्विस्ट किया गया है। आपको पता है कि 2 फाइबर्स को, ऐसे मान लो यहाँ पे 2 फाइबर्स हैं, इनको ट्विस्ट करके आपस में एक यार्न बनाया जाता है। ठीक है, आप जब धागे को देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें ऐसे ऐसे ऐठन होती हैं। ठीक है, ऐठन होती हैं ये, और ये जो ऐठन होती हैं जब आप उनको खोलोगे तो देखोगे कि आपको कई सारे फाइबर्स दिखेंगे। तो फाइबर को कलेक्ट करके जोड़ के यान बनाया जाता है। तो यान किस तरीके से बनाया गया है, यान को कितने तरीके से ट्विस्ट किया गया है,
यान कैसा है, फाइन है कि नहीं, किस टाइप का है। यान का देखो कितने टाइप होते हैं, सिंपल होता है यान, कॉम्प्लेक्स यान होता है, नॉवेल्टी होता है, या जिसको टेक्सचर्ड यान भी बोलते हैं। तो यान का टाइप कैसा है, यान जिस टाइप का रहेगा यानी कि हमारा धागा जिस टाइप का रहेगा उससे भी फैब्रिक बनता है। उस टाइप धागे की टाइप की वजह से भी हमारे फैब्रिक के टेक्सचर पे असर पड़ता है। ठीक है, अगर धागा खुरदुरा रहेगा, धागा अच्छा नहीं रहेगा, तो फैब्रिक भी खुरदुरा और अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, और उसके बाद है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक, कि फैब्रिक बनाने के लिए हमने किस टेक्निक का यूज़ किया है। अगर हम बुनाई कर रहे हैं, वीविंग कर रहे हैं, तो किस टाइप का हमने यूज़ किया है, निटिंग कैसे की है, फेल्टिंग कैसे की है, ब्रेडिंग, लेस मेकिंग, ये सारी चीज़ें जो हम फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के टाइम पे करते हैं, इन सब चीज़ों को करने के लिए हमने किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, फिर है फैब्रिक फिनिशेस, कि फैब्रिक को अच्छे से फिनिशिंग दी की गई है या नहीं। कभी कभी होता है कि फैब्रिक हम बना तो लेते हैं, बन तो जाता है फैब्रिक अच्छा सा, लेकिन उसकी फिनिशिंग अच्छे से नहीं हो पाती। ठीक है, और इस फिनिशिंग का असर भी टेक्सचर पे पड़ता है। तो स्टिफनिंग अच्छे से की जानी चाहिए, मतलब जो कहते हैं ना कपड़े को माड़ी वगैरह दी जाती है, अक्सर कॉटन और सिल्क के कपड़े में होता है, तो ये अच्छे से होनी चाहिए। अच्छे से कपड़ा आयरन किया होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो भी धागे वागे निकले हैं उनको भी अच्छे से कट कर देना चाहिए। आप देखते हो कभी कई बार आप अपना कपड़ा खरीद के लाते हो, तो आप देखते हो कि उसमें जगह जगह से आपको थ्रेड निकलते हुए दिखाई देंगे। तो अच्छे से उनकी फिनिशिंग की जानी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है सरफेस ऑर्नामेंटेशन, कि जो कपड़े का सरफेस है उसके ऊपर अगर कोई कढ़ाई की गई है, कोई एम्ब्रॉयडरी की गई है, तो वो कैसी की गई है। ठीक है, वो एम्ब्रॉयडरी अच्छे से की गई है या नहीं, या अगर कोई प्रिंटिंग की गई है, कोई प्रिंट बनाया गया है, तो वो अच्छे से बनाया गया है कि नहीं। ठीक है, the main purpose of texture in dress design is to create interest and to enhance the desirable features of the person। देखो जो ये टेक्सचर होता है, मतलब एक किसी भी ड्रेस का, किसी भी फैब्रिक का जो टेक्सचर होता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि वो कपड़े को अच्छा बनाए। ठीक है, जो पर्सन उस ड्रेस को पहन रहा है उसको उसमें कंफर्टेबल फील हो। ठीक है, textures used should have a pleasing relationship to each other to achieve harmony। देखो जो भी टेक्सचर्स यूज किए जा रहे हैं ड्रेस डिजाइनिंग में, वो आपस में एक दूसरे से कह सकते हो एक दूसरे के अकॉर्डिंग होने चाहिए, एक दूसरे से उनकी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। जैसे मान लो एक ड्रेस में, मान लो एक पर्सन का ड्रेस है कि जिसमें पैंट है और शर्ट है, तो शर्ट का अलग टेक्सचर होता है और पैंट का अलग टेक्सचर होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग फैब्रिक हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि दोनों का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे से रिलेट कर पाए, है ना, दोनों में रिलेशनशिप हो। ऐसा नहीं हो कि इसका टेक्सचर ऐसा हो जो कि पैंट के लिए सही नहीं हो, और पैंट का टेक्सचर ऐसा हो जो शर्ट के साथ मैच नहीं करता हो, तो वो चीज़ खराब कर देगी पूरे के पूरे ड्रेस को। तो जब भी ड्रेस बनाई जा रही है, तो ड्रेस में जो जो भी फैब्रिक यूज़ हुआ है, वो सारे हमको पता है कि एक ड्रेस बनाने में हम डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स का यूज़ करते हैं, तो वो सारे फैब्रिक्स का टेक्सचर आपस में रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, इन ड्रेस द टेक्सचर यूज शुड बी अप्रोप्रिएट टू फिगर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सिलुएट और फॉर्म ऑफ कस्टम एंड ओकेजन। तो देखो जो ड्रेस बनाया जा रहा है उसका टेक्सचर पहनने वाले के अनुकूल भी होना चाहिए। ठीक है, कि जो पहनने वाला पर्सन है उसकी फिगर कैसी है, उसका पर्सनैलिटी कैसा है। ठीक है, वो किस ओकेजन के लिए उस कपड़े को पहन रहा है, वो जो ड्रेस पहना जा रहा है वो किस ओकेजन पे पहनना जा रहा है। ठीक है, उसके बाद उस पर्सन की बॉडी शेप को भी ध्यान दिया जाता है, उसके सिल्हूट यानी कि कह सकते हो आप उसकी आकार को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये देखा जाता है कि कपड़ा उसकी बॉडी शेप पे, उसकी पर्सनैलिटी पे फिट बैठ रहा है या नहीं। ठीक है, उसके आगे है लाइन। तो ये तो बात हुई टेक्सचर हमने पढ़ लिया, अब है हमारा लाइन। ये थर्ड एलिमेंट है डिज़ाइन का। Line is defined as a mark that connects two points. It has a beginning and an end। देखो लाइन आपको पता है कि दो पॉइंट्स को जोड़ती है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इन दोनों को जोड़ती है लाइन। और आपको पता है कि लाइन ऐसी होती है जिसका स्टार्टिंग भी होती है और जिसकी एंडिंग भी होती है। इट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड एज द आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप और फॉर्म। देखो लाइन से ही किसी चीज़ का, जैसे आप
कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो, चाहे आप कोई कपड़ा देख रहे हो, कोई कॉपी देख रहे हो, पेन देख रहे हो, उसकी आउटलाइन आप कैसे बनाओगे? लाइन से ही बनाओगे ना। लाइन ही आउटलाइंस को डिफाइन करती हैं, ठीक है। लाइन इज यूज टू डिफाइन द शेप और डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सिलुएट ऑफ अ डिज़ाइन। तो जो एक डिज़ाइन के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, उनके आकार को कौन दिखाता है, उनके शेप को कौन दिखाता है? लाइन दिखाती है, ठीक है। लाइन से ही, लाइन देख के ही हम बता सकते हैं कि इस जो पर्टिकुलर ये जो मटेरियल है, इसका शेप कैसा है, ठीक है। As an element of design, it indicates the shape of things, provide movement and determines direction. तो आपको पता है, मैंने बताया ना कि ये एलिमेंट का डिज़ाइन होता, सॉरी, डिज़ाइन का एक एलिमेंट होता है। जैसे कलर हमारा एलिमेंट होता है डिज़ाइन का, टेक्सचर एलिमेंट होता है डिज़ाइन का, उसी तरह लाइन भी एक एलिमेंट है, एक तत्व है डिज़ाइन का, ठीक है। तो डिज़ाइन, लाइन क्या करती है? लाइन ये बताती है कि कोई भी चीज़ का शेप कैसा है, ठीक है, उसमें किस तरफ मूवमेंट हो रही है, किस दिशा में वो लाइन जा रही है, उस हिसाब से हम किसी भी चीज़ की शेप को बता सकते हैं। लाइन एंड शेप आर टू एलिमेंट्स विच टुगेदर क्रिएट द पैटर्न और प्लान ऑफ एवरी डिज़ाइन। तो लाइन और शेप्स दो एलिमेंट्स होती हैं जिनसे हम किसी भी डिज़ाइन को बताते हैं कि डिज़ाइन में कौन सा पैटर्न यूज़ किया गया है, ठीक है। एवरी डेकोरेटिव डिटेल्स ऑन ऑल आर्टिकल वी सी और यूज इन अ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड शेप। तो जो भी हमारे आसपास चीज़ें दिखाई देती हैं, कोई भी डेकोरेटिव चीज़ हमारे आसपास दिखाई देती है, वो आप जब उसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कॉम्बिनेशन होती है लाइंस का और शेप्स का। मतलब डिफरेंट लाइन और डिफरेंट शेप को मिला के हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपको पता है, जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हो तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? लाइंस ही तो बनाओगे। लाइंस की वजह से ही तो लाइंस बनेंगी, फिर डिफरेंट शेप क्रिएट होंगी, फिर जाके वो डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लाइन बताई गई हैं। देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ लाइन, द स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। एक हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे ऐसे भी हो सकती है, और कर्व लाइन मतलब इस तरह की लाइंस जो होती हैं, ठीक है। गोल भी हो सकता है। गोल भी कैसे बनता है? कर्व लाइन से ही बनता है। स्ट्रेट लाइन से हम कभी भी सर्कल नहीं बना सकते, तो अगर हमें सर्कल बनाना है तो हमें उसके लिए कर्व लाइन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन इज अ रिजिड अनब्रोकन लाइन। मैंने बताया ना, सीधी खड़ी लाइन होती है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। स्ट्रेट लाइन्स क्रिएट डिफरेंट इफेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन देयर डायरेक्शन, दे कैन ऑल्सो एक्सप्रेस मूड। तो जो हमारे लाइन्स होती हैं, जो स्ट्रेट लाइन्स होती हैं, वो अपने डायरेक्शन के आधार पे तरह तरह के इफेक्ट्स देती हैं। इवन ये जो लाइन्स होती हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन्स होती हैं, ये हमारे मूड को भी बताती हैं, ठीक है। अब देखो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बताया गया है। वर्टिकल लाइन स्ट्रेस अप एंड डाउन मूवमेंट, एम्फोसाइज हाइट एंड गिव द इफेक्ट दैट इज सेवर, डिग्निफाइड एंड रिजर्व। तो जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो क्या दिखाती है? वो दिखाती है आपको एक, या तो मूवमेंट दिखाती है कि ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, है ना, यही होती है वर्टिकल लाइन। और ये हमारी हाइट पे ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है। किसी भी चीज़ की हाइट को वर्टिकल लाइन क्या कर देती है? बढ़ा देती है, हाइट पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती है। अगर किसी भी कपड़े में, किसी भी कोई भी ड्रेस है, उसमें स्ट्रेट लाइंस ज़्यादा हैं, तो वो उस ड्रेस की हाइट को बढ़ा देती हैं, ठीक है। ऐसे लगता है, देखने में से लगता है कि जिसने भी उस ड्रेस को पहना है उसकी हाइट क्या है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो लाइन होती है कैसा इफेक्ट देती हैं? सेवर, सेवर यानी कि तीव्र, डिग्निफाइड और रिजर्व्ड इफेक्ट देती हैं ये लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं। ये क्या करती हैं? ये आपको पता है ऐसे होती हैं। तो ये साइड टू साइड मूवमेंट क्रिएट करती हैं और ये दिखाती हैं कि जिसने भी ये कपड़ा पहना है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उसकी चौड़ाई क्या है? ज़्यादा है। तो अगर बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं ना, तो कहा जाता है कि मोटे लोगों को वॉट हॉरिजॉन्टल लाइंस वाले ड्रेस नहीं पहनने चाहिए। उनको, अगर वो लाइंस वाले ड्रेस, लाइनिंग वाले ड्रेस पहन रहे हैं, तो उनको वर्टिकल लाइंस वाले ड्रेस पहनने चाहिए, ठीक है। ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके मोटापे को और बढ़ा देती हैं, ठीक है, चौड़ाई को और ज़्यादा निखार देती हैं, तो वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप मोटे हो तो आपको वर्टिकल लाइंस वाली ड्रेस ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। Since they repeat the ground line, they give a stable and placid effect.
तो और ये कैसा इफेक्ट देती हैं, ये एकदम स्थायी और शांत, प्लेसिड मतलब शांत प्रभाव देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्लिक और डायगोनल लाइंस इंक्रीज और डिक्रीज विथ एंड हाइट डिपेंडिंग ऑन द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ एंगल। देखो अभी हमने वर्टिकल लाइंस की बात की जो ऐसे होती हैं, हॉरिजेंटल लाइंस जो ऐसे होती हैं। अब इसके बाद है ऑब्लिक या डायगोनल लाइंस। ये कैसी होती हैं, ये तिरछी लाइंस होती हैं, ठीक है। अब देखो ये हाइट और विथ दोनों को बढ़ाती घटाती हैं, इनके एंगल पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये जो एक डायगोनल लाइन है वो ऐसे है, ठीक है, ये यहाँ पे एक ऐसा एंगल बना रही है, तो ये देखोगे आप कि ये ज़्यादा किस तरफ जा रही है, ये ज़्यादा हमारे विड्थ की तरफ जा रही है, हमारी चौड़ाई की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको ये जिस तरह का एंगल बना रही है, इससे ये लग रहा है कि ये क्या करेगी, ये किसी भी ड्रेस की विड्थ को ज़्यादा इंक्रीज करेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई लाइन ऐसी हो, मान लो ये भी तिरछी लाइन ही है, तो ये कैसा एंगल बना रही है, ये हाइट को ज़्यादा इंक्रीज करेगी क्योंकि ये हाइट की तरफ ज़्यादा जा रही है, ठीक है। तो ये जो हमारी डायगोनल लाइंस होती हैं या जो हमारी ऑब्लिक लाइन होती हैं, ये क्या करती हैं, ये अपने जो भी ये एंगल बनाती हैं उसके अकॉर्डिंग ये हाइट या विड्थ को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकती हैं, ठीक है। दे कैन क्रिएट एन एक्टिव स्टार्टलिंग एंड ड्रामेटिक इफेक्ट। ये कैसा देती हैं, ये एक सक्रिय प्रभाव देती हैं और स्टार्टलिंग यानी कि आश्चर्यजनक प्रभाव देती हैं और ड्रामेटिक इफेक्ट देती हैं, ठीक है। उसके बाद है कर्व्ड लाइंस, ठीक है। देखो अभी स्ट्रेट लाइन की हमने बात की, स्ट्रेट लाइन में हमने देखा 3 टाइप की लाइंस थी, कौन कौन सी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। अब है हमारी कर्व लाइन। कर्व लाइन कैसी होती है, मैंने बताया था पहले, ऐसे ऐसे करके, जो सीधी नहीं होती, जो टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है, जो जिनको हम तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है। जबकि स्ट्रेट लाइन जो है उनको हम तोड़ मोड़ नहीं सकते थे। The curved line is one with any degree of roundness. The curved line can be a simple arc or a complicated free hand curve. देखो जो ये कर्व लाइन होती हैं, ये सिंपल आर्क भी हो सकता है, मतलब नॉर्मली ऐसे कर्व हो सकती है, देखो जैसे मतलब नॉर्मली ऐसे कर्व हो सकती हैं, ऐसे कर्व हो सकती हैं, या कभी कभी ये पूरा का पूरा सर्कल भी बना सकती हैं, ठीक है। A slight degree of roundness is called restrained curve. A great degree of roundness give a circular curve. तो देखो जो थोड़ा सा राउंडनेस होता है ये हमें क्या देता है, ये हमें रिस्ट्रेंट कर्व देता है। रिस्ट्रेंट कर्व यानी कि आप देखते हो ये आधा ऐसी कर्व टाइप का बना देता है, आधा कर्व बनाता है, ठीक है, जैसे ऐसा मैंने जैसे ये बनाया है अभी। उसके बाद लेकिन जो हमारा ये लाइन होती है, जो कर्व लाइन होती है, ये जो इनकी राउंडनेस ज़्यादा हो जाती है तो ये हमें सर्कुलर कर्व देती हैं, मतलब ऐसा कर्व देती हैं, ठीक है। रीस्टेन कर्व यानी कि ऐसा या ऐसा भी हो सकता है, और सर्कुलर यानी कि ऐसा, ठीक है। सर्टन ऑब्जेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद दीज curves and named as such, for example parabola, scroll, meander, hairpin, whiplash और serpentine, figure of 8, ओगी एक्सेट्रा। देखो कुछ कर्व की का नाम यहाँ पे दिया गया है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स का नाम दिया गया है जो हमें कर्व्स के बारे में दिखाती है। जैसे पैराबोला, पैराबोला क्या होता है, ये एक आपका कर्व ही होता है जो ऐसे या ऐसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद होता है स्क्रॉल। स्क्रॉल क्या होता है, जब भी किसी पेपर को आप रोल करते हो, स्क्रॉल करते हो, ठीक है, रोल करते हो तो उसको बोला गया है। मिएंडर क्या है, मिएंडर जो ऐसी जो नदी होती है ना, नदियाँ होती हैं ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, उनके बारे में कहा गया है, ठीक है। विप्लैश, विप्लैश क्या होता है कि एक आपने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो ऐसे गोल होता है, इसके ऊपर ऐसे हम पीटते हैं, ठीक है। जैसे मतलब विप्लैश आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो आपकी डीटीएच की होती है, टाटा स्काई लगा होगा, या डीटीएच की जो छतरी होती है ना, उसको विप्लैश की तरह मान सकते हो। सर्पेंटाइन फिर आपका वो जो एक स्नेक का जो शेप होता है उसके बारे में बताया गया है। फिगर ऑफ 8, 8 की फिगर आपने देखा होगा, कभी 8 बनाओ तो आप देखोगे कि ये भी क्या होता है, कर्व लाइन से ही बना होता है, ठीक है। ओगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कर्व लाइन से बनी होती हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। उसके बाद नीचे लिखा है लॉन्ग एंड फ्लोइंग कर्व लाइन अपीयर मोस्ट ग्रेसफुल एंड रिदमिक।
जो लंबी और कर्व लाइन होती हैं ये बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल दिखती हैं, ठीक है। किसी भी ड्रेस में अगर आपको लंबी लंबी कर्व लाइंस दिख रही हो, ठीक है, खूब ज़्यादा ऐसे ऐसे लाइंस बनी हो, तो ये क्या होगी, ये ग्रेसफुल होंगी, ग्रेसफुल दिखेंगी, ड्रेस को बहुत ज़्यादा कह सकते हो अच्छा लुक देंगी, ठीक है, ग्रेसफुल और रिदमिक लुक देंगी। उसके बाद है लार्ज राउंडेड कर्व्स लेंड अ ड्रामेटिक टच एंड टेंड टू एग्जैजरेट साइज। तो जो हमारी लार्ज राउंडेड कर्व्स होती हैं, लार्ज राउंडेड कर्व्स यानी कि जो मतलब थोड़ी सी ऐसी कर्व्स जो कि थोड़ा राउंड बना दें, ये कैसा देती है, ड्रामेटिक टच देती हैं ड्रेस को, या ये साइज को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। उसके बाद है टीनी पफी कर्व्स आर यूथफुल एंड गे। तो जो छोटे छोटे कर्व्स होते हैं ना, जैसे एकदम ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे कर्व्स पूरे ड्रेस पे बने होते हैं, वो यूथफुलनेस दिखाते हैं और वो खुशी दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद है लाइन एक्सप्रेस विजुअल मीनिंग, स्ट्रेट लाइन इंडिकेट फोर्स, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, वेयर एज कर्व लाइन अपीयर सॉफ्ट एंड ग्रेसफुल व्हेन यूज इन डिज़ाइन। देखो, जो हम जब किसी डिज़ाइन में जो हमारी स्ट्रेट लाइन्स यूज़ होती हैं, ये फोर्स को दिखाती हैं, ताकत को दिखाती हैं, स्ट्रेंथ को दिखाती हैं, रिजिडिटी को दिखाती हैं, ठीक है। वहीं जो हमारी कर्व लाइंस होती हैं वो क्या करती है, वो सॉफ्टनेस को दिखाती हैं, ग्रेसफुलनेस को दिखाती हैं, ठीक है। इफ स्ट्रेट लाइन आर मोर डोमिनेंट द डिज़ाइन इफेक्ट इज मैस्कुलिन। अगर किसी भी ड्रेस में स्ट्रेट लाइंस ज़्यादा हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, कैसी भी स्ट्रेट लाइन हो, अगर स्ट्रेट लाइन ज़्यादा है तो वो एक मैस्कुलिन इफेक्ट देती हैं। और वहीं पे अगर कर्व लाइन ज़्यादा हो, जैसे ऐसी लाइन गोल हो, ऐसे हो, जैसी भी कर्व लाइन हो, वो फेमिनिन इफेक्ट ज़्यादा दिखा देती हैं, ठीक है, समझे। तो आप देखोगे कि जब भी कोई, अगर किसी मेल का कोई शर्ट हो, मान लो किसी आदमी की कोई शर्ट है, तो उस पर आप ऐसे कर्व लाइंस कम देखोगे, गोले कम देखोगे, ये ऐसे शेप आपको नहीं देखने को मिलेगी, आपको ज़्यादातर स्ट्रेट लाइंस देखने को मिलेगी। स्ट्रेट लाइन आपकी वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ऐसी लाइन चेक्स देखने को मिलेंगी आपको मेल की शर्ट पे। वहीं अगर आप किसी फीमेल की ड्रेस देख रहे हो तो आपको क्या होगा, आपको तरह तरह की शेप दिखने को मिलेंगी, आपको कर्व लाइन ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो एक मैस्कुलिन इफेक्ट देती है, और जो हमारी कर्व लाइन होती है वो एक फेमिनिन इफेक्ट देती है, ठीक है। अब है शेप और फॉर्म्स। चौथा एलिमेंट है डिजाइन का, वो क्या है, शेप या फॉर्म। दीज आर मेड बाय कनेक्टेड लाइन। डिफरेंट लाइन को कनेक्ट करके हम शेप्स बनाते हैं, आपको पता है। शेप्स कैन बी टू डायमेंशनल एज अ ड्राइंग और अ print on a paper or fabric. They can be three-dimensional as an object that can be viewed from three or more sides, like a human body or the garment on it. तो जो शेप होता है वो टू डायमेंशनल भी होता है और थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है। टू डायमेंशनल कैसा होता है कि मान लो आपने कोई फिगर बनाई, जो आप बना रहे हो किसी चीज़ पे, किसी पेपर पे, किसी फैब्रिक पे कोई प्रिंट कर रहे हो, तो वो टू डायमेंशनल होता है, क्योंकि उसकी हम दो साइड्स को देख सकते हैं। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने पड़ा है, कोई बुक पड़ी है, कोई पेन पड़ी है, तो उसके आप तीन या तीन से ज़्यादा साइड्स को देख सकते हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल। जैसे ह्यूमन बॉडी क्या होती है, जैसे सामने आपके कोई ह्यूमन खड़ा है, कोई इंसान खड़ा है, तो उसके आप सिर्फ दो ही साइड को तो देखोगे नहीं, आप उसके डिफरेंट साइड्स को देख सकते हो, तो वो थ्री डायमेंशनल हो जाती है। और जो उसने कपड़ा पहना है, कपड़ा भी थ्री डायमेंशनल तब हो जाता है, ठीक है। कपड़े को अगर हम पेपर पे यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो हमने कपड़े का डिज़ाइन बनाया, तो वो टू डायमेंशनल है। लेकिन वही कपड़ा जब हमारे सामने पड़ा है, रियल में कपड़ा दिख रहा है, हमें हमें उसको पहनना है, तो वो थ्री डायमेंशनल हो गया, ठीक है। कपड़े का डिज़ाइन टू डायमेंशनल है, लेकिन रियल कपड़ा थ्री डायमेंशनल हो जाएगा, ठीक है। Since shape are formed by connecting lines, the characteristics of lines used will determine the characteristics of shape. आपको पता है शेप्स किससे बनती है, लाइन से बनती हैं। तो लाइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो शेप की कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इफ़ ओनली स्ट्रेट लाइन आर यूज्ड द शेप विल बी डिफरेंट देन इफ़ ओनली कर्व लाइन आर यूज्ड। देखो, अगर खाली स्ट्रेट लाइंस यूज़ करके कोई शेप बनाया गया है तो वो डिफरेंट होगा, और खाली कर्व लाइन को यूज़ करके कोई शेप बनाया गया है तो वो शेप डिफरेंट होगा।
By using different type of line in different combination, numerous varieties of shape can be created. तो different type की lines को आपस में जोड़ के हम different तरह के shapes को create कर सकते हैं. There are 4 ग्रुप्स ऑफ शेप. तो शेप बताए गए हैं कि 4 ग्रुप्स बेसिकली हैं यहाँ पे शेप के. पहला है नेचुरल शेप. नेचुरल शेप कैसी होती है? जो किसी कॉमन शेप को देख के बना दी जाती है. मैन मेड ऑब्जेक्ट को हमने देखा और उसको बना दिया, तो वो नेचुरल शेप हो गई. ठीक है. स्टाइलिस्ट शेप कैसी होती है? ये सिंप्लीफाइड और मॉडिफाइड नेचुरल शेप्स होती है. मतलब इनको नेचुरल शेप्स को जब सिंप्लीफाइड कर दिया जाता है या उनको और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया जाता है तो वो स्टाइलिश शेप हो जाती हैं. ठीक है. दे मे हैव सम पार्ट डिस्टॉर्टेड और एग्जैजरेटेड. इनकी जो ये नेचुरल शेप्स होती हैं इनकी कुछ पार्ट्स को या तो बहुत बढ़ा चढ़ा दिया जाता है या कुछ पार्ट को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है. तो इससे क्या होती है, जो हमारी स्टाइलिश शेप होती हैं वो नेचुरल शेप को ही थोड़ी सी चेंज करके बनाई जाती हैं. उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है. उनके किसी चीज़ को, किसी गुण को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है या बहुत ज़्यादा घटा दिया जाता है. ठीक है. ज्योमेट्रिक शेप्स, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें ज्योमेट्री का यूज़ करके शेप्स बनाई जाती हैं. ठीक है. फिर है अब्स्ट्रैक्ट शेप. अब्स्ट्रैक्ट शेप क्या होती है? ये एक फ्री फॉर्म होती है. दे डू नॉट रिसेंबल एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, बट ये किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को देख के नहीं बनाई जाती. ये ऐसे ही कुछ भी, मतलब कभी कभी होता है ना, कुछ कपड़ों पे ऐसे डिज़ाइन होते हैं जिनको देख के भी समझ में नहीं आता यार ये बनाया क्या गया है इस कपड़े पे, ये बना क्या है. लेकिन फिर भी जो लोग उस कपड़े को देखते हैं वो कहते हैं, अपने से इमेजिन कर लेते हैं ना कि ये हाथी है, ये घोड़ा है. मतलब अपने से कुछ भी इमेजिन कर लो कि जैसे आप देखते हो बादल, बादल आपको दिख रहा होता है आसमान में. हम क्या करते हैं, बादल से डिफरेंट टाइप के शेप क्रिएट कर लेते हैं. देख के लगता है अरे यार ये तो घोड़े जैसा दिख रहा है, हाथी जैसा दिख रहा है. लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बादल ऐसे ही फॉर्म हो गया रहता है. उसी तरह जो हमारी अब्स्ट्रैक्ट शेप होती है वो ऐसे ही बना दी जाती हैं. वो किसी चीज़ को ध्यान में रख के नहीं बनाई जाती. लेकिन जो देखने वाले लोग होते हैं ना, वो अपने अपने हिसाब से उसको तरह तरह से एसोसिएट कर लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं. ठीक है. शेप एंड फॉर्म इन फैब्रिक रिफर टू द फॉल और ड्रेप ऑफ द मटेरियल टू द शेप ऑफ ऑर्नामेंटेशन and motifs and the type of placement or repeat the final pattern formation. In apparel, it represents the silhouette, cut and final detailing. देखो, ये जो शेप्स होती हैं, जो डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं, ये किसी भी फैब्रिक को एक प्रभाव दे देती हैं, उसको थोड़ा सा सजा देती हैं. ठीक है. तो डिफरेंट टाइप के शेप्स को हम यूज़ करके या उनको बार बार रिपीट करके डिफरेंट पैटर्न्स को बना सकते हैं. ठीक है. फैब्रिक में थोड़ी सी सजावट ला सकते हैं. ठीक है. फैब्रिक की रूपरेखा को, फैब्रिक के सिल्हूट को थोड़ा सा हम बदल सकते हैं, उसे और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद है पैटर्न्स. अ पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन शेप आर ग्रुप्ड टुगेदर. देखो क्या होती है, ये पैटर्न कब बनता है, जब डिफरेंट टाइप के शेप्स को एक साथ रख दिया जाता है. डिफरेंट टाइप के शेप्स को मिला के पैटर्न बनता है. देखो शेप्स कैसे बनती हैं, डिफरेंट टाइप की लाइंस को मिला के शेप्स बनती हैं और डिफरेंट टाइप के शेप्स को मिला के पैटर्न बनता है. दिस ग्रुपिंग में बी ऑल ऑफ वन शेप और अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ शेप. कभी कभी ये जो ग्रुपिंग है, मतलब ये जो कई शेप्स को मिलाया जा रहा है, कभी कभी ये एक ही तरह की बहुत सारी शेप्स को मिलाया जा सकता है, कभी कभी डिफरेंट तरह की शेप्स को मिला के ये पैटर्न क्रिएट किया जा सकता है. द अरेंजमेंट ऑफ दी शेप्स कैन बी नेचुरल, स्टाइलिस्ट, ज्योमेट्रिक एंड ऑब्स्ट्रैक्ट. तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो शेप्स अभी हमने पढ़ी ना, कितने टाइप की शेप्स होती हैं, 4 टाइप की, नेचुरल, स्टाइलिस्ट, ज्योमेट्रिक और एब्स्ट्रैक्ट. तो कभी कभी क्या होता है, इन चारों शेप्स को मिला के कोई पैटर्न बनाया जाता है, या कभी कभी इन चारों में से किसी एक या 2 शेप्स को मिलाया जाता है, या कभी कभी किसी सिर्फ एक ही शेप को मिला के एक पैटर्न बनाया जाता है. तो ये पैटर्न बनाने के लिए डिफरेंट टाइप की शेप्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है. अब इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन. अभी तक तो हमने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस को. इनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. आई होप हमने जो भी आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.